नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस आज का जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक है कश्मीर से रिलेटेड। अभी हाल के दिनों में 2-4 दिनों में जो घटनाएं घटित हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके इतिहास के पक्ष पर नहीं जाएंगे, बल्कि जो रिसेंट में घटनाएं चल रही है या तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक और चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या मूल मांग है और भारत सरकार का क्या पक्ष है। इसमें पाकिस्तान एक रोल की तरह पाकिस्तान का कोई रोल होगा या नहीं होगा, इसको जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ एक पार्टियां हैं जिनके द्वारा ये भी बोला गया है कि पाकिस्तान से भी बात की जाए। देखते हैं, अभी बात करते हैं। चलिए, इस मुद्दे को देखने से पहले सबसे पहले हम इसके मैप को देख लेते हैं। इसके मैप को देख लेते हैं और इस मैप को समझते हैं कि आखिर कश्मीर का लोकेशन किस तरह से, या तो जम्मू कश्मीर स्टेट पहले किस तरह से बना हुआ था। देखिए, अगर इस मैप को अगर देखें तो ये वाला जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा मैप जो है जम्मू कश्मीर का। बट जो पूरा आप स्टेट देख रहे हैं या तो पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं वो वास्तव में आज भारत के पास है नहीं। तो कौन सा भारत के पास है, कौन भारत के पास नहीं है और कहाँ पर ये विवाद है, उनके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। विवाद तो पूरे में है, कुछ चाइना के साथ विवाद है, कुछ पाकिस्तान के साथ विवाद है, तो विवाद पूरे क्षेत्रों में है। लेकिन ये मुद्दे अभी रिसेंट में कहाँ चल रहे हैं, उसके पहले ये जान लेते हैं कि मैप क्या कहता है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये पीओके का इलाका है। ये आपका पीओके का इलाका है, ठीक है। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या तो हिंदी में कहे तो पाक अधिकृत कश्मीर, यानी वैसा क्षेत्र जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड किए हुए। और ये वो ऑक्युपाइड कब किया गया है, जब भारत की आज़ादी हुई थी उसके जस्ट बाद की यह घटना है। ऐतिहासिक पक्ष में अभी नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में इसे देख लेंगे। अभी वर्तमान पक्ष पे सिर्फ रहते हैं। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब देखो, ये पीओके का इलाका में ये जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ये भी पीओके का ही हिस्सा है। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये पीओके का हिस्सा जो है चीन को दे दिया है। किसने दे दिया है? पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। इसे पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये भी हिस्सा पीओके का ही हिस्सा है, या तो कहिए कश्मीर का ही हिस्सा है, अपने अनुसार कश्मीर का हिस्सा। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है, भारत इसे अपने अपने हिस्से को मानता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर बोलता है, जिसे पाक ऑक्युपाइड किए हुए, ठीक है। ये मामला है। अगला एक क्षेत्र आप देखिएगा, अगला एक क्षेत्र है अक्साई चीन। ये क्षेत्र है अक्साई चीन। अक्साई चीन का इलाका 1962 के आसपास भारत से चीन ले लिया था। ये 1962 में भारत से चीन ले लिया था। उस युद्ध में भारत की कहीं ना कहीं हार हुई थी, ठीक है। ये मामला है। अब देखो, यहां पर दो तरह के बाउंड्री बन जाते हैं। एक बाउंड्री तो आपका ये बनता है, एक बाउंड्री आपका ये बनता है इस तरह से। ये वाला क्षेत्र चीन के पास गया, ये पाकिस्तान के पास गया, ठीक है। ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं ये पूरा इलाका लद्दाख है। ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे तो ये सब लद्दाख के क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब देखते हैं तो वास्तव में अपने पास कौन सा है। अपने पास ये पूरा एरिया, ये लद्दाख का एरिया और ये एरिया अपने पास है। अब देखो, पाकिस्तान के पास ये एरिया तो है, इस एरिया से भी आप देखेंगे तो ऐसे करके अगर आप आए, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये भी पाकिस्तान के पास है। ये क्षेत्र भी पाकिस्तान के पास है। ये मुजफ्फराबाद का इलाका, इसी को बोलते हैं मुजफ्फराबाद। ये पुंछ का इलाका है और ये मीरपुर का इलाका है। ये मुजफ्फराबाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने भी पाकिस्तान से टेरर ग्रुप आते हैं वो ज्यादातर मुजफ्फराबाद के इलाके आते हैं, ठीक है। ये मामला है। ये तो पाकिस्तान का ओवरऑल मैप हो गया। और ये पूरा देखें तो ये भारत का क्षेत्र लद्दाख हो गया, ये जम्मू हो गया, ये जम्मू का एरिया हो गया, ये कश्मीर का एरिया हो गया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, आते हैं पहले वीडियो पे आते हैं, ठीक है। अब वर्तमान हालात पे आते हैं कि वर्तमान में हुआ क्या था, ठीक है। तो वर्तमान में देखेंगे तो जैसे 2014 में
केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार आते के साथ एक पूर्ण मेजोरिटी की सरकार थी। इसके पहले 1984 में किसी गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिला था, तब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी और इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इस तरह की चीजें बनी थी। ठीक है, अब देखिए बीजेपी के आने के बाद देखेंगे तो फर्स्ट फेज में तो 370 को खत्म नहीं किया गया, लेकिन दूसरे फेज में अगर आप देखेंगे तो दूसरे फेज यानी 2019 में जब ये जीत करके आते हैं तो दूसरे फेज में 5 अगस्त को इन्होंने धारा 370 को क्या किया, धारा 370 को खत्म कर दिया। धारा 370 कश्मीर को एक विशेष स्टेटस देता था, कश्मीर को एक विशेष स्टेटस देता था और इस विशेष स्टेटस में कश्मीर का एक अलग संविधान ही था। हालांकि भारत के भी बहुत सारे चीज लागू होते थे और 370 के बहुत सारे चीजों को खत्म भी कर दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जब पूरी तरह से इसे खत्म किया गया उसके बाद कुछ और चीजें की गई। ये धारा 370 तो खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें क्या की गई कि जो आप जम्मू एंड कश्मीर को जो आप देखते हैं, इस जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया? तो करगिल और लद्दाख को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में होगा और वहां पे विधानसभा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन होंगे। समझ गए? पहला चीज यानी पहला जो करगिल प्लस लद्दाख, इनको क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया। दूसरा एक यूटी बनाया गया जिसमें कश्मीर और जम्मू को शामिल किया गया, इसे भी यूटी बना दिया गया। पर अगर आप देखेंगे कश्मीर और जम्मू को भी एक यूटी बनाया गया, लेकिन दोनों के यूटी में थोड़ा अंतर कैसे है? तो यहां पर विधानसभा नहीं होगा, यहां विधानसभा नहीं होगा, पर यहां विधानसभा होगा, विधानसभा यहां पे होगा। ठीक है, यहां विधानसभा होगा, लेकिन वर्तमान में हालात ठीक नहीं थे तो चुनाव कराना संभव नहीं था। पर देखिए दोनों की यूटी में एक और क्या अंतर है, यहां विधानसभा है, यहां विधानसभा नहीं रखा गया। एक दूसरा मूल अंतर क्या है, किसी भी स्टेट के पास देखिएगा तो एक प्रशासनिक शक्ति होती है और पुलिस शक्ति होती है। ठीक, तो प्रशासनिक शक्ति तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को मिल जाएंगे, यानी वहां का जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रशासनिक शक्ति को तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका पुलिसिंग शक्ति जो है वो केंद्र अपने पास रख लिया, यानी गृह मंत्रालय से वो संचालित होगा। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे तो दिल्ली और पांडिचेरी 2 स्टेट हैं। दिल्ली और पांडिचेरी में अगर देखेंगे तो दिल्ली और पांडिचेरी में क्या, उसका पुलिसिंग केंद्र के पास है और प्रशासनिक शक्ति जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो राज्यों के विधानसभा या तो राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित की जाती है। तो ऐसा ही यहां पर भी किया गया कि पहले तो 370 को खत्म किया, दूसरा करगिल और लद्दाख को मिलाकर के एक यूटी बनाया गया, वहां विधानसभा नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होगा, और तीसरा कश्मीर प्लस जम्मू को मिलाकर के एक यूटी बनाया गया जहां पे विधानसभा होगा और लोकसभा भी होगा, लेकिन यह इनकी पुलिसिंग शक्ति किसके पास होगी, तो पुलिसिंग शक्ति केंद्र के पास होगी। अब देखिए इससे आगे आते हैं कि जब 370 खत्म किया गया तो और क्या किया गया, तो इस आप अगर देखेंगे तो एक परिसीमन आयोग होता है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। लास्ट टाइम ये परिसीमन जो है, लास्ट टाइम परिसीमन 1995 में किया गया था जम्मू कश्मीर में, और जो किया गया था वो 1981 के जनगणना के आधार पर किया गया था और अभी तक वर्तमान में वही चल रहा था। अब देखो यहां पर क्या होता है, परिसीमन का मतलब तो समझ लीजिए कि परिसीमन का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आबादी के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करना, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करना। अब देखिए जम्मू कश्मीर के मामले में एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्या था? स्पेशल केस ये था कि वहां के विधानसभा के सीटों का निर्धारण जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार होता था, जबकि लोकसभा के सीटों का निर्धारण जो भारत सरकार परिसीमन आयोग बनाती थी उसके अनुसार होता था। लेकिन अब 370 खत्म कर देने के बाद ये विभेद खत्म हो गया,
यानी अभी खत्म किया गया और भारत सरकार ने एक डिलिमिटेशन कमीशन गठन किया जो क्या करेगी, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों को बंटवारा करेगी, डिवीजन करेगी कि कितने आबादी पर कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, जम्मू में कितने विधानसभा होंगे और कश्मीर में कितने विधानसभा होंगे। ये मामला है। अब देखो इस परिसीमन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष है। रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष हो गए। अब देखिए जो परिसीमन किया जाएगा वो किया कैसे जाएगा, या तो पहले क्या था अब क्या मामला है। शुरुआती में यहां पे देखेंगे तो शुरू में शुरुआती में यहां पर 100 सीटें हुआ करता था, ये 100 सीटें हुआ करता था इन द बिगिनिंग। अब देखेंगे तो यहाँ पे 100 सीटें हुआ करती थी विधानसभा के। बाद में देखेंगे तो 1988 में 1988 में 111 सीटें कर दी गई, 111 111 सीटें कर दी गई है। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद देखेंगे 111 जब सीटें कर दी गई है तो उस 111 सीट में डिवीजन कैसे था सीटों का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 87 सीट पर चुनाव होता था, 87 सीट पे चुनाव होता था, ठीक है। 24 सीटों पीओके के लिए छोड़ा गया था, इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास है तो प्रतीकात्मक रूप से जम्मू कश्मीर के असेंबली में 24 सीटें खाली रहती थी और ऐसा मान करके चलते हैं कि जब भी पीओके भारत का हिस्सा बनेगा तो वो 24 सीटों की इलेक्शन वहां पे होगी। अब ये चीज है, यानी 87 सीट पे इलेक्शन होते थे, 24 सीटें हम पीओके के लिए खाली रखते थे और 2 सीटें जो थी वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। 2 महिला को नॉमिनेट किया जाता था, 2 महिला को नॉमिनेट किया जाता था। ये तो पहले की स्थिति हो गई। अब तक चल रही थी जब 370 वहां पे लागू था, तब तक चल रही थी। अब देखो अब क्या मामला बदला है। अब देखो मामला ये बदला है कि जो आप यहां पे 87 सीटें देख रहे हैं जिनका इलेक्शन होता था, इस 87 सीट में 4 सीटें लद्दाख की जुड़ी हुई है। तो लद्दाख को तो अब अलग कर दिया गया, लद्दाख और करगिल को, जहां विधानसभा होंगे ही नहीं, और वो एक अलग यूटी बन गया है। तो वो 4 सीट को अगर देखेंगे तो 4 सीट और खत्म हो जाएंगे, और 4 खत्म हो जाएंगे तो वास्तव में बचेंगे कितना, 83। 87 में से 4 नीचे लेकर के जाइए, 83 सीट पर इलेक्शन होंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि 83 विधानसभा सीट वहां पे बच गए। लेकिन देखो अब नया परिसीमन हो रहा है, नए परिसीमन में कुछ फेरबदल किए गए। फेरबदल क्या किए गए उनको समझने का कोशिश करते हैं। पहले कश्मीर में 46 सीट हुआ करता था, कश्मीर के एरिया में, और 37 सीट जम्मू के एरिया में हुआ करता था। कश्मीर में 46 सीट, 37 सीट जम्मू के एरिया में। अब देखो ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा, और 83 में 4 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा, लद्दाख लगा करके। ठीक, लद्दाख तो है नहीं तो 83 हो गया। अब यहां तक ये मामला हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि अब जो परिसीमन किया जा रहा है उसका क्या मामला है। तो अब जो परिसीमन किया जा रहा है तो सबसे पहला चीज किया गया कि 4 सीटें लद्दाख की खत्म कर दी गई। कहां की, लद्दाख की 4 सीटें खत्म कर दी गई। दूसरा, जम्मू के एरिया में 7 नए विधानसभा क्षेत्र जुड़ेंगे, 7 नए विधानसभा क्षेत्र जुड़ेंगे। इसका यह मतलब होता है कि 37 में आप 7 और जोड़ दीजिए, 37 और 3 40 और 4 44। इसका यह मतलब हो जाएगा कि 46 और 44 का रेशियो होने का चांस है। अभी तक वर्तमान स्थिति यही है। अभी परिसीमन आयोग लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डेटा लेते हैं, तब जाकर के लास्ट में वो सबमिट करता है, सरकार को रिपोर्ट सबमिट करती है। अभी वो चीजें हुई नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यही होगा कि 7 सीटें जम्मू के एरिया में बढ़ेंगे, यानी इस एरिया में बढ़ेंगे। अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है। अब ये तो पूरा वहां का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वहां पर का डेमोग्राफी का किस तरह से विधानसभा के क्षेत्रों में बंटवारा किया जाएगा। अब देखिए 46 और 44 का जब रेशियो बनेगा तो नो डाउट जम्मू कश्मीर के विधानसभा के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब 2 सीटें कश्मीर की सिर्फ अधिक होगी, अदरवाइज लगभग दोनों का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जम्मू की एक जो मांग थी, पुरानी मांग थी
कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है सीटें कम रख करके, वो कहीं ना कहीं उनका मांग भी प्रभावी रूप से जम्मू कश्मीर विधानसभा में रखा जाएगा। ठीक है, ये मामला है। अब देखो 24 तारीख को देखेगा तो प्रधानमंत्री ने वहां के जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं, जो वहां पे मेन स्ट्रीम राजनीति में है, उन सब को लगभग 14 दल को इनविटेशन भेजा गया। और वो किस लिए? प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए। क्योंकि वर्तमान जम्मू कश्मीर के अगर हालात देखेंगे तो लगभग काफी 2 साल में धीरे धीरे सुधार हुई है, बेहतर हुई है। अब बेहतर हुई तो सरकार को भी इस बात की चिंता है कि क्यों ना धीरे धीरे वहां पे लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार चाह रही है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया जाए और वहां पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने, जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट बने, और वो गवर्नमेंट वहां के लिए कार्य करे। और होना भी यही चाहिए। वास्तव में किसी भी स्टेट में लंबे समय तक आप राष्ट्रपति शासन या इस तरह की चीजें आप नहीं रख सकते कि किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जनमत के इच्छा से जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, और जनता उनसे शिकायत करती है और अपने काम करवाते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं लोकल। ठीक है, और इसलिए भी अभी 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 लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत वहां पे हुई है कि कुछ दिन पहले लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था, काफी अच्छे तरीका से सफल हुआ। तो जरूरी है कि इसे भी आगे बढ़ाया जाए। अब देखो 24 तारीख को जो मीटिंग हुआ तो वहां के जो मूल 3-4 दल हैं, 4 दल आप मान लो वहां पे मूल दल हो गए। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, या तो उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला या तो उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था। दूसरा पार्टी वहां पे हो गया पीडीपी, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी। आज उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो इसके पहले सीएम थी, उनकी पार्टी हो गई। तीसरा एक बीजेपी है और चौथा कांग्रेस पार्टी। ये 4 मूल दल है जो वहां पे शासन में कहीं ना कहीं रह चुके हैं। ठीक है, अब जितने दल के लोग, लगभग 14 दल के नेता हैं, उनमें से देखा गया है सबने कुछ ना कुछ अपनी मांग रखी प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री या तो सरकार ने उसे सुना और उस पर अमल की जा रही है, उस पर पहल की जा रही है। पहला अगर देखते हैं, ये देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला है, ये आपको, ये फारूक अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद दूसरा वहां पर का कोई सीएम है फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, अब फारूक अब्दुल्ला के देखें, फारूक अब्दुल्ला कहलाते इनके पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला। दोनों अपना ही पार्टी है दोनों का। तो इन दोनों का स्टैंड क्या है? दोनों ने क्या अपनी मांग रखा? पहला इन्होंने मांग रखा पूर्ण राज्य का दर्जा। पहला मांग क्या था? पूर्ण राज्य का दर्जा। इसको समझने का कोशिश करते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा, इनका कहने का यह मतलब है कि हमें प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ पुलिसिंग पावर भी लौटाई जाए। ऐसा दिल्ली और पांडिचेरी जैसे हालात ना हो, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सारे विकास के कार्य देखते हैं, पर पुलिसिंग पावर उनके पास नहीं है। उनके पास पुलिसिंग पावर नहीं है। तो इनका भी यही कहना है कि हमें हाफ स्टेट का दर्जा नहीं दीजिए, पूर्ण स्टेट का दर्जा दीजिए, जहां पे पुलिस प्रशासन, पुलिस और प्रशासन दोनों चीज चाहिए। इनका मांग ये है, और लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी की यही मांग है। अगर तीनों चारे पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे तो सबकी लगभग एक यही मांग है। अगर हमसे पर्सनली पूछा जाए तो शुरुआती में प्रशासनिक शक्ति दिया जाए, बाद में जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होता है तो नो डाउट पुलिसिंग पावर भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को या तो जम्मू कश्मीर के जो चुनी हुई सरकार है उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा 370 की बहाली। इनकी दूसरी मांग है कि 370 की बहाली हो। हालांकि बहुत डट कर इन्होंने इस बात को नहीं बोला, बहुत जोर दे करके नहीं बोला। कारण 370 का मसला कोर्ट में सब जुडिस है। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 370 की बहाली, और ऐसे भी 370 की बहाली अब तो संभव नहीं है, कम से कम मुश्किल दिखता है, लगभग नामुमकिन दिखता है। समझ गए? 370 अब कोई भी सरकारें आ जाए केंद्र में, बहाली 370 की नहीं होगी। जो स्थिति आज वर्तमान में है उसी स्थिति में सुधार किया जाएगा, और सुधार क्या होगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, इस तरह के स्टेट बन जाए। ठीक है, तो ये संभव नहीं दिखता है, ये ज्यादा लॉजिकल नहीं दिखता ये मांग। पर भाई क्योंकि राजनीति करनी है इनको, अब राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तीसरा, चुनाव
चुनाव पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है जो वर्तमान केंद्र सरकार है उन्हें भी दिक्कत नहीं, इसीलिए तो बुलाया गया पॉलिटिकल पार्टी को, और ये भी मांग लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी की है। चौथा देखेंगे नौकरी और जमीन। नौकरी और जमीन में क्या इनको कहा गया कि जब इन्हें यहाँ 370 बहाल होता था, तो 370 बहाल के समय में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो भी जॉब निकलते थे, उस जॉब पे अदर स्टेट के लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, मतलब अदर स्टेट के लोग शामिल नहीं हो सकते थे। अब क्या है, 370 खत्म होने के बाद भारत के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर स्टेट में भी जॉब कर सकता है। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब, समझे, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट की बात मैं नहीं कर रहा। और तीसरा जो है, ये पांचवा जो है, एक जमीन का मसला। जमीन का मसला क्या है, जब 370 लागू था, आप जम्मू कश्मीर स्टेट में जमीन कहीं भी खरीद नहीं सकते, अर्थात आप उसका ऑनर नहीं बन सकते, आपको मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए था। इवन इसमें यहां तक ऐसा प्रावधान था, एक प्रावधान था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी दूसरे स्टेट के लड़का से विवाह कर लेता, तो उस जम्मू कश्मीर की लड़की की सारी वो वहां पे प्रॉपर्टी राइट है वो खत्म हो जाते थे। उसी का नहीं खत्म होते थे, उसके आने वाले जनरेशन में उसके पुत्र का भी खत्म हो जाते थे। पर देखिएगा तो इसमें थोड़ा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ही 2002 के आसपास सुधार किया था कि इसमें पहल किया कि दिया जाए, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं। 2002 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, अर्थात किसी दूसरे स्टेट के अगर लड़के से शादी करते हैं तो उनको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, पर थ्योरी में तो लागू हो चुका था, पर व्यवहार में चीजें लागू नहीं थी। बड़ा मुश्किल होता है व्यवहार में कोई चीजें लागू करना, ये मामला है। तो इनका फारूक अब्दुल्ला का ये 5 डिमांड था, ये डिमांड सबके हैं, ये डिमांड सबके हैं, और ये भी लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी के डिमांड है। आगे देखते हैं सरकार का इन सबों पे मत क्या है। दूसरा देखिए, दूसरा ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री है, जो अभी इसके पहले देखेंगे तो सीएम यही थी, ठीक है, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद इनका नाम है, ठीक है, पीडीपी इनका पार्टी है। अब इनका देखिए मूल मांग क्या है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इनके जो ये आइडिया थोड़े होते हैं, ये थोड़ा लिबरल होते हैं, ये थोड़ा लिबरल आपको दिखेंगे, बट इनका थोड़ा हार्डलाइन स्टेप होता है और इनका डिमांड हार्डलाइन पे ही चलता है। इसलिए देखिएगा कि कश्मीर के एरिया में सबसे ज्यादा सीटें ये मैडम जीतती हैं, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद। कश्मीर के एरिया में ऐसा नहीं कि फारूक अब्दुल्ला का वहां पे सीटें नहीं आता है, लेकिन उस तरह से नहीं आता जिस तरह से महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद का। और जम्मू कश्मीर में अगर आप आतंकवाद की घटनाएं देखेंगे तो मूलतः कहां है, वो मूलतः कश्मीर के एरिया में है, और कश्मीर के एरिया में खास करके साउथ कश्मीर, सोपोर वगैरह का इलाका आता है, उन सब इलाकों में ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ अलगाववादी हैं, शायद उनसे एक कंप्लीट कहा नहीं जा सकता, शायद इनके फेवर में थोड़ा सपोर्ट करते हो, ठीक है, ये मामला है। अब इन्होंने क्या मांग रखी कि 370 की बहाली हो, जो मांगे यहां पर थी वो मांगे सेम यहां पर है। इन्होंने थोड़ा डट करके बोला, कोई उतना डट करके नहीं बोल पा रहे, क्योंकि कोर्ट में मैटर तो कोर्ट में है ही है। अब सेम चीजें, बड़ा मुश्किल लगता है कि 370 कल हो सकता है कांग्रेस सरकार आ जाए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो बहाल कर देगी, मुश्किल ही है लगता है, ठीक है। दूसरा, जमीन जॉब की सुरक्षा, यहां पर भी इनकी भी मांग थी, इनकी भी मांग है। अब देखना है कि सरकार का इस पे क्या स्टैंड होता है, सरकार इस पर क्या अपना स्टैंड लेती है। तीसरा, रावलाकोट मुजफ्फराबाद व्यापार, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद व्यापार की जो बात है, ये रावलाकोट मुजफ्फराबाद व्यापार पाकिस्तान से व्यापार की बात की जा रही है, इन दो क्षेत्रों से व्यापार होता है। मुजफ्फराबाद का मतलब है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से व्यापार शुरू की जाए, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद यानी पीओके से व्यापार शुरू की जाए, इससे कश्मीर के लोगों को भी फायदा होता है, नो डाउट पीओके के लोगों को भी फायदा होता है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होगा तब तो, ये जब तक सिचुएशन नॉर्मल होगा तब तो, और दूसरा पाकिस्तान सुधरे तब तो, ये भी देखना होगा ना कि सामने वाला का स्टैंड कैसा होता है, सुधरे तब ना ये शुरू हो सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल दिखता है। चौथा, अगर देखेंगे तो सख्ती को कम किया जाए, सख्ती को कम किया जाए, यूएपीए कानून लगाया गया बहुत लोगों पे, लगाना भी चाहिए। अगर आप आतंक की घटनाएं में इन्वॉल्व होंगे, देश के कुछ खिलाफ अगर बोलेंगे तो कानून तो लगेगा पे,
लेकिन नो डाउट इसको बड़ी सावधानी से लगाया जाना चाहिए। सावधानी से इसलिए कि किसी भी नागरिक पर लगा देना सही नहीं है, क्योंकि आखिर में वो नागरिक तो भारत के ही हैं। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, किसी पे नहीं लागू कर देना चाहिए। इसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए, तभी यूएपीए कानून लागू की जानी चाहिए। लेकिन अगर जो संलिप्त है उस तरह की गतिविधि में, नो डाउट यूएपीए के अंतर्गत उनको पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगला एक है पाकिस्तान से बात की जाए। अब पाकिस्तान से बात की जाए या नहीं की जाए, ये तो केंद्र सरकार तय करेगी, ये आप तय नहीं कर सकते हैं, ये भारत सरकार को तय करना है। तो ये थोड़ा इनका रेडिकल स्टेप है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच लगभग जो रिश्ते हैं बहुत डाउन हो गया है, बहुत नीचे जा चुका है, खत्म नहीं हो गया है, बहुत डाउन हो चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो बात करने की बात है, अब देखेंगे सरकार क्या स्टैंड लेती है। फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ऐसा हाल के दिनों में सुनने को आया है कि बैक चैनल बातें शुरू की गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि रिसेंट में जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं या तो इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं हैं वो काफी कम हुई है। ऐसा बोलते हैं कि बाहर के किसी देश में, यूएई वगैरह में, बैक चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। ये मामला है। इससे आगे देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अगला है कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है। कांग्रेस पार्टी की मांग अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मूल व्यक्ति उसमें शामिल थे उनका नाम था गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद आपको ये दिखेंगे, ये गुलाम नबी आजाद साहब हैं, ये गुलाम नबी आजाद साहब हैं। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी क्या मांग की है, बड़ा मिड पाथ होता है कांग्रेस का। उसी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा जो सबों ने मांग किया, वो कांग्रेस पार्टी की भी मांग थी शुरू से कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस पूर्ण राज्य के दर्जे में दो चीजें जो मैंने पीछे बताया कि पुलिसिंग भी वापस की जाए और प्रशासन भी, या तो जो डेवलपमेंट की गतिविधि है, दोनों वापस की जाए। अब देखिएगा, इनका भी डिमांड है चुनाव का। सरकार को भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत होता तो सरकार बैठक में क्यों बुलाती, सभी पार्टी को ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाती। जम्मू कश्मीर के लगभग जो भी पार्टी उनको बुलाया गया। और तीसरा, कश्मीरी पंडित का अभी तक जो हमने देखा, फारूक अब्दुल्ला, दूसरा महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनमें ये मांगे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा उठाया। कश्मीरी पंडित 1989-90 में वहां से पलायन किए थे। इस पे कभी मौका मिलेगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या घटना घटित हुआ था, या तो किस तरह की परिस्थितियां वहां पे बनी थी, या तो किस तरह से रेडिकलिज्म बढ़ रहा था, या तो वहाबिज्म बढ़ रहा था, जिसके कारण लगभग बोलते हैं 3 लाख पंडित जो कश्मीर एरिया, घाटी के एरिया से पलायन कर गए, जो वर्तमान में कुछ जम्मू के एरिया में, कुछ अदर स्टेट में, कुछ दिल्ली में, कुछ और कुछ कश्मीर के एरिया में, ऐसे करके सेटल हैं। और वो काफी संपन्न होते थे, काफी पढ़ा लिखा समाज था वहां पर भी, क्योंकि महाराजा के समय में वो लोग वहां पे जा गए थे और शासन और प्रशासन में काफी उनका वर्चस्व था। ठीक है, ये मामला है। तो कश्मीरी पंडितों की वापसी, और नो डाउट ये होना चाहिए, लेकिन होने से पहले ये जरूरी है कि वहां पर का माहौल सही हो और उनको प्रॉपर विश्वास में लिया जाए और प्रॉपर उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि इनके पुरखों के, यानी उनके जो पीछे के जनरेशन थे, तो इनके बड़े पैमाना पे प्रॉपर्टी छोड़ करके वहां से आए हैं। वो प्रॉपर्टी भी आज तक इनको प्राप्त नहीं हुआ है, या तो कुछ लोग बेचे भी हैं, औना पौना दाम में बेचकर डर से निकल लिए थे। ये मामला है। चौथा इन्होंने क्या मुद्दा उठाया, जमीन और नौकरी का सेम मुद्दा जो पहले 2 पॉलिटिकल पार्टी उठा चुकी थी, सेम मुद्दा यहां पर इनके द्वारा भी उठाया गया। और तीसरा, इन्होंने धारा 370 की बात किया, लेकिन धारा 370 में इन्होंने खुल करके ये बात बोला, गुलाम नबी आजाद साहब खुल करके बोल रहे थे कि ये क्योंकि मैटर कोर्ट में है, इसलिए अभी इस पर बात करना सही नहीं होगा। मतलब बीच बीच का एक स्टैंड लिया। उनको भी मालूम है कि हमारी भी कल सरकार आएगी तो हम इसको हटाने नहीं जा रहे, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर आप इसे मान करके चलें। ठीक है, ये मामला है। तो कांग्रेस की भी मांग लगभग इनसे सिमिलर है, लेकिन 2 मांगे आपको ज्यादा थोड़ा अलग दिखेगा। एक कश्मीरी पंडितों की वापसी, और दूसरा धारा 370 पे कोर्ट का मैटर है, इसलिए ज्यादा जोर ना दिया। अगला देखिएगा, अब तीनों मेन पार्टी को देख लिया हमने, सरकार का क्या स्टैंड है, इस पर सरकार का क्या मानना है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें सरकार ने क्लियर नहीं किया। सरकार या प्रधानमंत्री ने अभी जितने पॉलिटिकल पार्टी आए थे वहां से सबों की बात उन्होंने सुना। अब उसके बाद
आगे देखना होगा कि सरकार का स्टैंड होता क्या है। पहला, सरकार का अगर स्टैंड देखे तो रहा बात दूसरे देश की बात, तो जिस तरह से सरकार के कुछ मंत्री ट्वीट कर रहे थे, उससे तो साफ ये दिखता है कि दूसरे देश से बात फिलहाल तो नहीं होगी, और जब होगी तब होगी वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। फिलहाल ऐसा दिखता नहीं। दूसरे देश कहने का सिंपल मतलब है पाकिस्तान से, जिसे महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उठाया इस मुद्दे को। दूसरा, परिसीमन के बाद चुनाव होगा, इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एश्योर कर चुकी है, परिसीमन एक बार हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तीसरा, पूर्ण राज्य के दर्जा पर सरकार चुप है। सरकार ऐसा मान करके चल रही है, और खास करके बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि शायद ही पुलिसिंग उनको प्रदान की जाए। प्रशासन तो दे दिया जाएगा, लेकिन पुलिसिंग प्रदान कर दी जाए, मुश्किल दिखता है। देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और चौथा, राजनीतिक कैदी। कैदी का मतलब समझना है, पॉलिटिकल कैदी की बात है, जिन्हें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वहां पे थे, जिनको कैद करके रखा गया। ये कोई गलत कार्य ऐसा नहीं किए हैं, चोरी वगैरह कुछ नहीं किए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक कैदी हैं, उन्हें लगभग को छोड़ दिया गया। क्योंकि छोड़ दिया गया कैसे, तो ये सब पहले देखिएगा तो आप बंद थे। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, या तो उमर अब्दुल्ला हो, या तो और भी पार्टी के लोग हों, वो बंद थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने सबों को रिलीज करते चला गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो इन पर इनका ये कहना है कि धीरे धीरे वो छोड़े जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। लास्ट है जमीन और नौकरी। जमीन और नौकरी पर सरकार की अभी भी चुप्पी है। सरकार नहीं चाहती है, या तो क्या आगे स्टैंड होगा गवर्नमेंट का, जब तक ये निकल करके नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबों ने जमीन और नौकरी की बात की है कि जमीन और नौकरी जो वहां का हो, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। ठीक है, ये इतने सारे मुद्दे थे जो भी वर्तमान में चल रहे थे। आगे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा, मैं कोशिश करूंगा तो उस पर भी आगे अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।